आप सब लोग उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। सैटरडे का दिन है जनाब, वीकेंड स्टार्ट हो गया है और वीकेंड जब स्टार्ट होता है तो लोग जो है ना वो बड़े घरों में रिलैक्स कर रहे होते हैं। अच्छा, हम जैसे जो है हम तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो शो में मौजूद होते हैं। रोज एक नया टॉपिक भी होता है, काफ़ी सारे इश्यूज भी होते हैं जिसके साथ जो है हम लोग उन मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम फेस कर रहे होते हैं। और अवाम भी जाहिर सी बात है इस टाइम बहुत सारी मुश्किलात का भी शिकार है और तमाम चीज़ें जो है हम हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं। हम हमेशा बात करते रहते हैं कि उन चैलेंजेस को आसान कैसे बनाना है, उन चीज़ों से हमने आगे लड़ना कैसे है। तो कहते हैं ना कि हमेशा जो है इंसान दुनिया में आया भी अकेला है और उसने रहना भी अकेले, और उसने अपनी जंग भी खुद अकेले ही लड़नी है। तो जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां आती हैं, वो इंसान जो है वो खुद ही फेस करता है और खुद ही हिम्मत पैदा करता है। कोई भी दूसरा इंसान आकर जो है उसकी हेल्प नहीं करता। इसलिए हमेशा इंसान को जो है वो बड़ा अपने आप को जो है वो स्ट्रांग रखना चाहिए। आपकी जो विल पावर है उसको बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो आप तमाम इन चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो फेस भी कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को आसान भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमेशा कहती हूँ कि मुस्कुराते रहा करें। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके लिए जो चैलेंजेस हैं ना वो ज़रा आपके लिए छोटे और आसान हो जाते हैं। तो इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जो हमारे रूही के एंकर पर्सन है सलमान ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सलमान? ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं। कुछ दिन पहले जो है वो सलमान के ससुर साहब से उनकी डेथ हो गई। बहुत अफसोस भी हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आपकी फैमिली को सब्र अता करे। आमीन आमीन। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है एहसान माही साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शायर हैं, अदब के साथ इनका ताल्लुक है। वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। अच्छा जी, आज इनकी शायरी भी सुनेंगे, इनकी जर्नी भी जानेंगे, साथ ही जो है हम सलमान से जानेंगे इनकी स्टोरीज के हवाले से, क्योंकि फील्ड में रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे यहाँ के जो मैंने अभी स्टार्ट में बात की कि हमारे जो यहाँ पर इश्यूज हैं, सेवरेज के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, डेवलपमेंट के हवाले से हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी अरसा दराज से चलते आ रहे हैं लेकिन अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हो सके, जिसकी वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी हैं। तो इस हवाले से जानेंगे इस टाइम जो हुकूमत जो है उसके हवाले से भी जानेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आया उन प्रोजेक्ट्स पर जो है वो कितना काम हो रहा है या नहीं हो रहा, आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो है हम ये बात कर लेते हैं कि इस टाइम जो है शहरी औलिया में आपको पता है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ भी जो हैं वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि उसमें भी जो है वो तरक्की होती जा रही है। हर जगह जो है वो सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जहां हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं वहां लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है। इस हवाले से बताइएगा इस टाइम हमारा जो तरक्याती इदारा MDA है वो इस पर काबू पाने में कितना मुफीद साबित हुआ है या उस लोगों की कितनी हेल्प कर रहा है? मैं ये बताऊंगा कि MDA जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शायद कागजी कार्रवाइयाँ ही कर रहा है। MDA ने अपनी साइट बना दी है, अपनी जान छुड़ा ली है कि जी हमने अपनी साइट्स पर डाल दी हैं और इतनी लिस्ट है MDA की हाउसिंग सोसाइटी से जो रजिस्टर्ड हैं और जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी साथ लिख दिया गया है तो आवाम उसमें देख ले। मगर सोचने की बात यह है कि अगर जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करती? कार्रवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ वो कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं। अब सीन ये होता है कि इन सबसे पहले जब आप नक्शा लेकर जाते हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का तो वो सबसे पहले आपको एक टेक्निकल नक्शा जो है वो पास करते हैं। आप तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ वो आपको बताते हैं कि आपने ये चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं आपके नक्शे के अंदर और ये चीज़ों की कमी आप इन्हें पूरा करें। मगर देखने में आता ग्राउंड रियलिटीज़ में कि लोग जो होते हैं वो पैसा बटोरने के लिए जो है वो एक काम ये करते हैं कि फौरी तौर पर ही उस हाउसिंग सोसाइटी को जो है वो बेचना शुरू कर देते हैं, जबकि ये इलीगल होता है। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बनकर तैयार होती है तो उसमें कई चीज़ों का फुकदान देखने में आता है कि लाइक हॉस्पिटल एरिया हो गया, स्कूल एरिया हो गया, प्लेइंग एरिया हो गया, ग्रेवयार्ड हो गया, मसाजिद हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक लैक कर जाती हैं। तो बाद में वो हाउसिंग सोसाइटी जो है उस पर एलिगेशन लगा दिया जाता है कि जी आप ये चीज़ें पूरी करें।
मगर देखने में यह आता है कि जी वो बजाय इन चीज़ों को पूरी करवाने के, उनके ऊपर कोई अपना शिकंजा सख्त करने के, ये करते हैं कि फौरी तौर पर चलो जी आप हाउसिंग सोसाइटी बेचना शुरू कर रहे हैं, हम अपने दफ्तरों में बैठे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एमडीए को चाहिए कि फौरी तौर पर जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो इलीगल हैं उनकी ट्रांसफ़र बंद करे, ठीक है। और उसके बाद अगर वो पूरा नहीं कर रहा तो कम से कम वहां जाकर एक बड़ा सारा अपना बोर्ड लगा दे और फिर उस बोर्ड की चेकिंग करता रहे, क्योंकि देखें इनके बंदे इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो फील्ड में फिर रहे होते हैं, चाहे वो कारपोरेशन हो, चाहे वो एमडीए हो, चाहे वो जिला काउंसिल हो या फाटा हो। तो एक तो ये चीज हाउसिंग सोसाइटीज के साथ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज हमने ये देखी है कि कमर्शियल प्लाजे मुल्तान में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इलीगल कमर्शियल प्लाजे तैयार हो रहे हैं। अब वो जाहिर सी बात है बगैर नक्शे के तैयार हो रहे हैं, तो जब बगैर नक्शे के तैयार हो रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? अब आप एक दिन में तो प्लाजा खड़ा नहीं हो जाता। बिल्डिंग को खड़ा करने में कम से कम महीना 2 महीने तो लगते हैं। अगर आप एक जस्ट दीवार की बात कर लें तो 4 दीवारी ही करने में तकरीबन कोई 1 हफ्ता लग जाता। तो यार 1 हफ्ते के अंदर आपके इंस्पेक्टर थे किधर? जब वो बंद कर तैयार हो जाती है, बिक जाती है, उसके बाद याद आता ओहो ये तो इलीगल है। अब आप इसी छोटी सी एग्जांपल ले लें। कुछ अर्सा पहले की बात है, 62 लोगों ने अलीगढ़ कॉलेज जो गुलगश्त में है वहां पर दुकानें बनाई थी, लोगों ने परचेज कर ली। बाद में गवर्नमेंट को याद आया ओहो ये तो हमारी है। जब वो परचेजिंग बनाई जा रही थी, परचेजिंग तो फिर दूर की बात है, जब वो बनाई जा रही थी तब गवर्नमेंट की तरफ थी, तब उन्हें नहीं याद आया। अब वो जो लोग बेचारों ने खरीदी थी करोड़ों रुपए की, वो उनके पैसे भी डूब गए, हुकूमत ने कोई मुआवजा भी नहीं दिया। अच्छा, फिर उसी तरीके से अगर हम जाते हैं, मुझे जाना हुआ अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी की तरफ, तो तकरीबन कोई 5 से 6 कनाल के एरिया में ना एक मार्की प्लस एक कमर्शियल सेंटर तैयार हो रहा है। किस तरह? आगे दीवार है, पीछे वो तैयार कर रहे हैं। अब होता क्या सीन है कि जब वो पीछे तैयार कर रहे हैं तो तब क्या एमडीए को ये याद नहीं है कि ये चीज तैयार हो रही है, हम इसे अभी जाके पकड़ लें? अब जब वो तैयार होकर खड़ी हो गई, अब वो रेनोवेट होने के प्रोसेस में है, उसके बाद जब वो दीवार हटाएंगे फिर इन्हें याद आएगा यार अब जाना चाहिए हमें। वो कहते हैं ना, एक मशहूर कहावत है कि डिप द इवल इन द बड, यानी कि शुरू में ही उसे रोक लो। शुरू में अगर रोक लेते तो सब कुछ सेट हो जाता, अब बाद में फिर अवाम पिसती है। तो इसी तरीके से अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी की अगर हम बात कर लें तो अल कुरैश हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी आसमा ये है कि वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी थी। अब उसके ऊपर क्या होना शुरू हुआ है? एमडीए उसे ओन नहीं कर रहा। सही है, अल कुरैश को, जी अल कुरैश को ओन ही नहीं करता वो। मगर जब आपने घर बनाना है, नक्शा हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा, नक्शे के पैसे भरें आप। अच्छा, उसके बाद दुकान बनानी है, नक्शे के पैसे भरें आप। आप यानी कुछ भी करेंगे एमडीए वहां पर खड़ा, वहां पर पहुंच जाएगा। वापडा भी इसी तरीके से वहां पर खड़ा है। वापडा भी खड़ा हुआ है। वापडा कहता है जी कि आप बिल दें, वासा कहता है बिल दें, कारपोरेशन कहती है हमारा टैक्स दे, वेस्ट मैनेजमेंट कहती है हमारे पैसे। यही इदारे अपने पैसे देने के लिए खड़े हैं, मगर ओन करने को कोई नहीं खड़ा, तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वही बात है कि हमारे इदारे जो है ना, कभी भी इस हवाले से वो कहीं ना कोई जो कमी है चेक एंड बैलेंस की, वो हमेशा हमें इस तरह के फ्लॉज जो हैं वो हर इदारे में देखने में नजर आते हैं कि लोग जो है वो फिर मौके पर जो है वो इस तरह की कोई एक्शन लेते नहीं है, और उसके बाद जो है वो उसके जो नताइज आते हैं उसके बाद जो है वो फिर तमाम लोग जो है उससे मुतासिर भी होते हैं, उनको भुगतना भी पड़ता है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। एहसान साहब से जानते हैं। एहसान साहब, आपने कब से शायरी का आगाज़ किया? आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे। शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोही चैनल की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने नाजरीन के आज रूबरू होने का मौका दिया। तो अगर हम बात करते हैं शायरी की, तो ये एक फ़नून लतीफ़ा की एक शाख है, तो जिसमें जमालियाती हुस्न, जमालियाती हिस्स जो है उसके इजहार के लिए जो है अपने जज्बात और अपने ख़यालात, अपने मुशाहिदात को अल्फाज की शक्ल में बयान किया जाता है। तो जितने भी तख्लीकी काम है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी इनबोर्न एबिलिटी होती है, खुदा दा सलाहियत, जब इंसान दुनिया में आता है तो लेके आता है। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है
और मैं भी यही समझता हूँ कि ये एक ऐसी इनबोर्न एबिलिटी है, खुदादा सलाहियत थी जो अल्लाह ने मुझे गॉड गिफ्टेड है, मुझे दे के भेजा था। और ये ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए जानना कि उसके अंदर एबिलिटी है कौन सी, वो कौन सी, अपने आप को पहचानना कि वो क्या कर सकता है। तो कौन सी सलाहियत उसके अंदर ज़्यादा एक बेहतर अंदाज में जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये इनबॉर्न ही थी, बचपन से ही था। कुछ मेरे बाबा जान को एक ये जुनून था, थोड़ा सा पैशन था। और उसके साथ कुछ जो है ना कॉलेज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये प्रॉपरली एज ए शायर जो मैं इंट्रोड्यूस हुआ मुल्तान में और बाकी शहरों में, वो एक मेरे उस्ताद मोहतरम हैं प्रोफेसर अदील साहब। वो बहुत उम्दा शायर हैं। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और उस दिन से आज तक ये उनका बड़ा रोल है। मुझे शायर यानी बाकायदा गज़ल शुरू में छोटे छोटे अशार, नज़में, इस तरह की चीज़ें लिखता था। तो बाकायदा गज़ल की तरफ आना और बाकायदा नात और सलाम की तरफ आना, ये उसमें मेरे उस्ताद मोहतरम का बड़ा, बाकायदा मैंने फिर उनकी शागिर्दी इख्तियार की इस हवाले से भी कि सर मैं अदब के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, इसमें जो क्राफ्टिंग हो सकती है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, इसमें एक पूरा इल्मुल बयान बहरो-ओज़ान है ये शायरी के लिए, जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक पूरा बहुत से रिदम हैं, बहरे होती हैं, वज़न होता है, काफिया, रदीफ, इनको जाने बगैर आप नहीं कह सकते। उस पेराए का नहीं कह सकते जिस पेराए का आप प्रेजेंट कर सकें। दुनिया उसको ख़ास तौर पे अहले इल्म जो है उसको कबूल कर सकें। तो उसके लिए बहरें जानना ज़रूरी हैं, रिदम जानना ज़रूरी है। अगर आप बगैर बहर के लिखेंगे, रिदम में नहीं लिखेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो प्रेजेंट करने के काबिल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, क्योंकि छोटी छोटी तमाम चीज़ें ही जब आप देखते हैं कि इनका कितना ख्याल रखना ज़रूरी, तभी आप शायरी, एक अच्छी शायरी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी आपने किस किस्म की शायरी को ज़्यादा आपने फोकस किया? एक तो जाहिर सी बात है रोमानवी शायरी जो है वो लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं, कुछ लोग ज़रा दुखी शायरी पसंद करते हैं, मतलब टाइप्स है ना, हर इंसान की अपनी पसंद है। तो आपने किस चीज़ से ज़्यादा, या ओवरऑल आपने तमाम सोशल इश्यूज को भी देखते हुए, क्योंकि शायर तो वैसे ही बड़ा सेंसिटिव होता है ना, हर चीज़ को महसूस कर रहा होता है। शुरू में जो है ना, मैं सोशल इवल्स पे ज़्यादा शुरू जब किया था, तो सोशल इवल्स के हवाले से छोटे छोटे 2-2, 4-4 एक कथा लिख लिया या शेर लिख लिया। सही। लेकिन उसके बाद जो है ना गज़ल जब से लिखी, उस दिन के बाद से कोई और काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर जो है ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्तान का, वसीम मुमताज़ एडवोकेट साहब। तो वो हर साल जो है ना एक आल पाकिस्तान नातिया मुकाबला जो है ना वो रदीफिया मुशारा कराते हैं, जिसमें वो एक लफ्ज़ दे देते हैं और उसमें वो पूरे पाकिस्तान या पूरे मुल्तान के शोरा कराम को दावत होती है कि ये एक लफ्ज़ है, इस पे आपने नात लिखनी है। सही। अच्छा, चलें इस पे डिटेल्स इनसे जानते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरह की शायरी की बात हो रही थी, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं नात के चंद अशार आपकी नज़र करता हूँ कि खिज़रा को सोचते ही जो उतरा है बेमिसाल, खिज़रा को सोचते ही जो उतरा है बेमिसाल, आका तुम्हारी नात का मतला है बेमिसाल, आका तुम्हारी नात का मतला है बेमिसाल। यारे नबी हुसैन व अली फातिमा हसन, यारे नबी हुसैन व अली फातिमा हसन, उनका जहां में आज भी चर्चा है बेमिसाल, उनका जहां में आज भी चर्चा है बेमिसाल। मैं रूबरूए यार जो बैठा हूँ 2 घड़ी, मैं रूबरूए यार जो बैठा हूँ 2 घड़ी, लब कह रहे हैं यार का चेहरा है बेमिसाल,
लब कह रहे हैं यार का चेहरा है बेमिसाल, सदियों का फासला था जो लम्हे में कट गया, सदियों का फासला था जो लम्हे में कट गया, मिराज मुस्तफा का वो किस्सा है बेमिसाल, सुभान अल्लाह। मिराज मुस्तफा का वो किस्सा है बेमिसाल, कुरआन में खोल खोल के रब ने किया बयां, कुरआन में खोल खोल के रब ने किया बयां, महबूब किब्रिया का सरापा है बेमिसाल, सुभान अल्लाह। महबूब किब्रिया का सरापा है बेमिसाल, ऐसा तो इस जहां में नहीं आज तक हुआ, ऐसा तो इस जहां में नहीं आज तक हुआ, सूरज अली के वास्ते पलटा है बेमिसाल, ऐसा तो इस जहां में नहीं आज तक हुआ, सूरज अली के वास्ते पलटा है बेमिसाल, दीने खुदा के वास्ते कुर्बान हो गया, दीने खुदा के वास्ते कुर्बान हो गया, सारा घराना आपका ऐसा है बेमिसाल, वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माही तखय्युलात में आका की जात है, माही तखय्युलात में आका की जात है, नोके कलम की जात में मकता है बेमिसाल, वाह, नोके कलम की जात में मकता है बेमिसाल। वाह, सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी चीज़ बयान की जाए वो अपना ही एक मिसाल है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, इसके साथ ही हम वापस आते हैं सलमान की तरफ। सलमान, इस टाइम जो है बस्ती मुलूक के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इस टाइम बरसाती नाले की डेवलपमेंट के हवाले से वहां पर खुदाई तो कर दी गई है, मगर इंतजामिया जो है वो काम करने में सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नेशनल हाईवे ठंडा सांस सलमान, नेशनल हाईवे अथॉरिटी में क्या पता नहीं क्या हो मुझे आप ये बताएं ना। देखें ना, बात ये है कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी ले लो या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ले लो, इनके कामों के ऊपर ना फिर ठंडे सांस ही आते हैं। क्या बात करूं, और ठंडा सांस ले देखे ना, अब ये बेचारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बरसाती नाला बनाने के लिए, चले जी बहुत अच्छी बात है जी, आप बरसाती नाला बनाएं, आप अवाम के लिए डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मगर आप ये देखें कि आप जहां पर बरसाती नाला बना रहे हैं वो मेन रोड है, ठीक है, और वो मेन आपका जीटी रोड है, बहावलपुर की तरफ से आप बस्ती मुलूक जब जाते हैं, बहावलपुर बाईपास जो है। अच्छा, होता क्या है, दुकानों के बिल्कुल आगे उन्होंने 8-8 फुट 9-9 फुट के गहरे गड्ढे खोद दिए। अब आप मुझे ये बताओ कि जिसकी दुकान के आगे 8 फुट का गड्ढा हो और तकरीबन कोई 6-7 फुट चौड़ा हो, आसमा दुकान पे एंट्री किस तरह होगी? कारोबार बर्बाद हो गए। अच्छा, फिर आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। चले जी, आपके पास रोड मैप हो तो आप उससे एक चीज समझ आती है, आपके पास प्लान है, आप उन्हें एक प्लान के ऊपर अमल कर रहे हो तो अवाम भी कहे चलो यार हफ्ता की तंगी है, 2 हफ्ते की तंगी है, बर्दाश्त कर दें। आज 6 महीने हो गए, जब मैं प्रोग्राम करने गया वहां पर वो बेचारे रो पीट रहे थे मेरे आगे कि राणा साहब, इंतजामिया ने देखे हमारे साथ क्या किया कि हमारे पास एंटर होने की जगह नहीं है, किराएदार हमें यहां से पकड़ देता है, किराएदार कहता है हमें किराया दो। अब किराया आप कहां से भरें जब दुकान पर ग्राहक ही नहीं आएगा? फिर अच्छा, उन्होंने क्या किया, अपनी मदद आपके तहत जो है वो फट्टे लगाकर रास्ता बनाया। आसमा, खुदा ना खास्ता कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, कोई भी हादसा और वो पेश आ कोई सकता है। फीमेल हो, कोई क्रॉस करते हुए दुकान पर जाते हुए नीचे गिर जाए, उससे अच्छी खासी चोट लग जाएगी यार। 6-7 फुट का जो गहरा गड्ढा हो वो एक अच्छा खासा गहरा गड्ढा होता है, फिर अंदर उसमें मट्टी ईंटें वगैरह पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा हुआ था। अच्छा, इसके बाद एक और चीज देखने को मिली कि मेन जीटी रोड, क्या नेशनल हाईवे को नजर नहीं आता कि मेन जीटी रोड पर बड़ी हैवी किस्म की ट्रैफिक गुजरती है, और उस हैवी किस्म की ट्रैफिक गुजरने के लिए आपने वहां पर सारा जो सीवरेज का पानी है वो मेन हैवी रोड पर छोड़ दिया, उससे रोड भी खराब हो गया, वो टोटा जितना भी था। अब वो रोड पर भी शिगाफ और गड्ढे, उससे गाड़ियों का चलना मुतासर। अब मेन हाईवे रोड होता है, गाड़ियां बहुत स्पीड से आती हैं, लेकिन हाईवे की जो मिनिमम स्पीड है वो आप ये देखें 100 के करीब तो होती है, 100-80-100। तो अब जब इतनी स्पीड से कोई गाड़ी आ रही है और अचानक ही उसके सामने गड्ढा आ जाए, और पानी आप ये देख रहे हैं कि तकरीबन कोई 2-2 फुट पानी था, 1.5-1.5 फुट पानी था। सही। तो इस चीज की पेश नजर जो है वो बड़ी तंगी होती है लोगों को।
अब अच्छा वो है क्योंकि मौसम भी अब चेंज हो रहा है, बारिशों का भी नहीं पता चलता है ना, तो उस हवाले से भी जो है हमें उस तरीके से हमारे इंतजाम तो होते नहीं है। अच्छा, इस पर डिटेल से बात करते हैं, मौसम की बात हो रही है तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मौसम सुबह सवेरे से ही काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। मौसम में नुमाया हद तक तब्दीली तो देखने में आ रही है। रातें काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुके हैं। दर्जा हरारत रात के औकात में नुमाया हद तक कम हो जाता है, लेकिन दिन के औकात में दर्जा हरारत और गर्मी की शिद्दत उसी तरह से महसूस की जाती है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। इसका मतलब ये है कि रातें नुमाया हद तक ठंडी होती चली जा रही हैं और दर्जा हरारत रात के औकात में काफ़ी ज़्यादा कम देखने में आता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत और सूरज उसी तरह से अपनी आबोताब के साथ चमकता है। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात करें तो आज शहर में हवा में नमी का तनासुब कदरे कम रिकॉर्ड किया गया, जो कि 62% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आसमा आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा होने की वजह से 172 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में अगर मुल्तान को देखा जाए तो आज मुल्तान 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आसमा, मौसम जूं जूं तब्दील हो रहा है तो डॉक्टर्स की जानिब से बार बार शहरी ओलिया के बासियों के लिए ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरियों को चाहिए कि शहरी ठंडे पानी से, सॉफ्ट ड्रिंक से और इसी के साथ साथ जो ठंडे मशरूबात हैं उनसे भी गुरेज करें, क्योंकि गला ख़राब, ज़ुकाम, खांसी ये फिर लीड करता है क्रॉनिक डिजीज़ को। तो बार बार तिबी माहिरीन की जानिब से मुल्तान शहर के बासियों के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी की जा रही हैं। साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा एक हफ्ते तक शहर का मौसम इसी तरह से खुश्क और गर्म रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला बिल्कुल साफ, खुश्क और गर्म रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और जिस तरीके से मौसम की बात की जाए तो मौसम अब काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो चुका हुआ है, रातें भी ठंडी हो गई और सुबह का मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार होता है। दोपहर में ऐसे हल्की फुल्की सी गर्मी महसूस होती है, लेकिन ये है कि काफ़ी कदरे अब बेहतर हो गया है मौसम। और हम देखेंगे इस बार मेरे ख्याल में सर्दियाँ भी अच्छी खासी पड़ेंगी, ऐसे ही ना सलमान? अभी तक तो आई नहीं। आ गई। अब आप वो कहते हैं ना उस तरह की सर्दी, जब सर्दियाँ आ जाएंगी फिर कहोगे कि ये सर्दियाँ कब जाएंगी। तो ये वो कहते हैं ना किसी हाल में इंसान जो है ना वो शुक्र अदा नहीं करता, बड़ा खुश होता है। मुझे लगता है कि सर्दियाँ जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीने के लिए आएंगी। हाँ, लेकिन अच्छी खासी आएंगी। पता नहीं, ये पिछली दफा भी अच्छी खासी ठंड रही है। चलें जी, लेकिन बहरहाल हमेशा एक बात करती हूँ कि सेहत को सबसे बड़ी आपकी जो प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आपकी सेहत होनी चाहिए। सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, मौसम की साथ साथ बात हो रही थी तो वहीं शायरी का और मौसम का भी बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक होता है। ऐसे ही ना, मौसम अच्छा हो तो शायरी भी बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ऐसा ही है कि मौसम के साथ भी इसका बड़ा एक ताल्लुक है। और जैसे और इसके साथ साथ बल्कि ये बात मैं ऐड करना चाहूँगा, बाहर के मौसम के साथ साथ दिल का मौसम अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका दिल के मौसम के साथ ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। जैसा आपके दिल का मौसम होगा वैसी शायरी जो है आप लिखेंगे और तख्लीकात होंगी। तो ये बहुत ही एक कम्बिनेशन है। क्या सुना रहे हैं फिर आप? मैं गज़ल के अशार सुनाता हूँ कि मैं क्या बताऊं हाथ से अफलाक भी गया, मैं क्या बताऊं हाथ से अफलाक भी गया, तुम क्या गए ख्याल से अदराक भी गया। वाह वाह वाह। मैं क्या बताऊं हाथ से अफलाक भी गया, तुम क्या गए ख्याल से अदराक भी गया। रब को मनाने निकले हैं सारे ही कू बकू, रब को मनाने निकले हैं सारे ही कू बकू, मस्जिद कलीसाओ दिले ना पाक भी गया। रब को मनाने निकले हैं सारे ही कू बकू, मस्जिद कलीसाओ दिले ना पाक भी गया, मस्जिद कलीसाओ दिले ना पाक भी गया।
जामे तहूरे पाक को पीने के वास्ते, जामे तहूरे पाक को पीने के वास्ते, एक मैं नहीं गया ये बुते खाक भी गया। वाह वाह। जामे तहूरे पाक को पीने के वास्ते, एक मैं नहीं गया ये बुते खाक भी गया। वाह। और ये तमाम सुनने वालों के लिए खास तौर पे आज की नशिस्त में शेर है कि मैंने खुदाए पाक से शिकवा नहीं किया, मैंने खुदाए पाक से शिकवा नहीं किया, हालांकि सर ये सजदे में गमनाक भी गया। वाह। मैंने खुदाए पाक से शिकवा नहीं किया, हालांकि सर ये सजदे में गमनाक भी गया। दैरो हरम की बात है करने को रह गई, दैरो हरम की बात है करने को रह गई, क्यों नुत्क से ये मिसराए लो लाख भी गया, क्यों नुत्क से ये मिसराए लो लाख भी गया। उतरा नहीं वो शेर में चेहरा गजल नुमा, उतरा नहीं वो शेर में चेहरा गजल नुमा, उनके हजूर दीदाए नमनाक भी गया, उनके हजूर दीदाए नमनाक भी गया। और माही शबे फिराक से डरता हूँ आज भी, माही शबे फिराक से डरता हूँ आज भी, उनके तखय्युलात से ये ताक भी गया, उनके तखय्युलात से ये ताक भी गया। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताएं, लफ्जों का चुनाव करना जाहिर सी बात है, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज भी थे जिसका बड़े मुश्किल अल्फाज थे, तो किस तरह से कर लेते हैं? ये बेसिकली मैंने शुरू में ही बता दिया था कि एक इनबोर्न एबिलिटी है, और उसके साथ साथ जाहिर है एक ट्रेनिंग तो जरूरी होती है उसमें। हाँ। रियाजत, जो सही लफ्ज है वो ये है रियाजत, कि रियाजत तो बहुत जरूरी होती है। ये ऐसे कभी भी नहीं होता कि हम सो के उठे और हम शायर बन जाएं। आपको बिल्कुल ये इल्हामी सिलसिला है, यानी बहुत ये जामे तहूरे पाक को पीने के वास्ते, एक मैं नहीं गया ये बुते खाक भी गया, यानी ऐसा उम्दा और बेहतरीन शेर। और बिलीव करें कि जब पूरी गजल लिख लेते हैं ना तो उसके बाद उसमें क्राफ्टिंग करनी पड़ती है उसकी, कहीं पे जेर जबर, कहीं पे बहुत दफा ऐसे होता है कि एक गजल जो 1 साल पहले लिखी थी ना, दोबारा जब 1 साल के बाद पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत से मिसरे निकाल के नहीं लगा देते हैं उस वक्त, या यहाँ पे ये लफ्ज फिट नहीं आ रहा ये लगा दें। लेकिन कुछ अशार ऐसे होते हैं कि ऐसे सुबह उठे, अभी मैंने नात सुनाई, उस नात में एक बहुत ही प्यारा शेर जो था, हजूर के सामने एक तखय्युल पेश किया गया कि मैं हजूर पाक के सामने बैठा हूँ और मैं उनको देख रहा हूँ। तो बिलीव करें कि मैं सुबह, रमज़ानुल मुबारक का महीना था, मैं सुबह यानी सहरी के बाद नमाज पढ़ी, सो गया, दोबारा अपनी ऑफिशियली रूटीन के लिए उठा, तो ऐसे उठ के बैठा था तो पूरा शेर जो है एक जेर जबर भी मुझे उसमें चेंज नहीं करनी पड़ी, सही वो वैसे का वैसे सिर्फ मैंने उसको नोट किया। कुछ अशार ऐसे होते हैं इल्हामी कि जिनको आपको एक जेर भी चेंज नहीं करनी पड़ती, सही। तो ये सिलसिला तो इल्हामी ही होता है। घर में भी शायरी सुनाते रहते हैं? घर में बहुत कम होता है ये सिलसिला। मेरी छोटी सिस्टर है, अच्छा, वो थोड़ा इंटरेस्ट लेती है और वो बाकायदा मुझसे जो है वो रिदम जो है, बहरे हैं, वजन है, वो बाकायदा वो पहले सीख रही है। और उसने इस मुहर्रम में जो है वो पहला एक कसीदा जो है वो सलाम की सूरत में उसने लिखा है। अदरवाइज घर में कोई और तो इंटरेस्ट नहीं लेता। वो सबसे छोटी जो है वो बहुत ही लाडली है, वो मेरे साथ बचपन से ही बहुत ज्यादा अटैच है, तो उसने मुझसे बाकायदा सीखना शुरू किया और ये पहला उसने कलाम लिखा इस मुहर्रम में। तो बस घर वाले मॉम तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, तो बाबा जान थे वो कभी डांट देते, लेकिन आपको सपोर्ट करते रहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आप शायरी कर रहे हैं। आज कहना चाहूंगा, ऑनियर कहना चाहूंगा कि अगर मेरे बाबा नहीं है लेकिन उनके जाने के बाद मेरी माँ अगर मुझे सपोर्ट ना करती तो आज मैं ऑनियर ना बैठा होता। मैं यानी किसी भी मुशायरे में जाना है, किसी अदबी सेमिनार में जाना है, कहीं भी जाना है, मैं कहीं पे भी हूँ, मैंने सिर्फ कॉल करनी है, मॉम 1 घंटे के बाद मैंने मुल्तान प्रेस क्लब जाना है, मॉम 1 घंटे के बाद मैंने आर्ट्स काउंसिल पहुंचना है। और जब मैं घर पहुंचूंगा ना तो मेरी टाई तक प्रेस होके मैचिंग के साथ कि इस शर्ट के साथ ये वाली टाई सही लगेगी, शूज पॉलिश होंगे, हर चीज प्रीपेयर होगी, मेरी डायरी, मेरा पेन, हर चीज
बैग रेडी होगा। तो अगर ये सपोर्ट ना हो मुझे मुयस्सर, कभी कभार होता है ऐसा कि वो कभी तबीयत ठीक ना हो या बिजी हो या मुल्तान में ना हो, अदरवाइज अगर मेरी माँ की सपोर्ट मुझे मुयस्सर ना होती तो आज मैं ऑनियन ना बैठा होता। ये बहुत बड़ा रोल होता है वालिदैन का, वैसे भी बड़ा बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है ना, माएँ जी बिल्कुल रोल अदा करती हैं। अच्छा, ये हकीकत होती है कि माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चों की तरबियत में भी और बच्चों को आगे लेके जाने में भी जो सबसे ज्यादा एक रोल होता है वो पेरेंट्स का ही होता है। अच्छा जी, इसके साथ मजीद आपकी शायरी भी सुनेंगे और जो है वो हम जिस तरीके से बात कर रहे थे डेवलपमेंट के हवाले से, वो सलमान से हम जानते हैं। सलमान, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के हवाले से कि इस टाइम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा, इस टाइम जब हम अपने रोड्स की भी बात करते हैं स्पेशली कि यहाँ पर हमारे कितने रोड्स टूट का शिकार है और अभी भी वो रोड्स जो हैं वो हम सालों से देख रहे हैं कि वो रोड्स बन रहे हैं। अभी तो एक हमारा फ्लाईओवर एक बड़ी मुश्किल से यहाँ से यहाँ पे बना, अभी भी उस रोड का अभी भी बहुत बुरा हाल है जो शेरशाह पे रोड, वहाँ पर पूरा फ्लाईओवर ही जो है वो एक हिस्सा करप्शन की नजर हो गया है। अच्छा, वहाँ पर कितने अरसे से वो फ्लाईओवर बन रहा था, रोड बन रहा था, लेकिन अभी तक वो रोड कंप्लीट भी नहीं हो सका और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। कारोबार भी हमारे जो है ना वो वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं जब कोई इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सलमान? देखिए आसमा, मैं यहाँ पर ना हम बात करेंगे इंतजामिया की नाअहली की। हमारा काम है हाईलाइट करना, बारहा दफा हाईलाइट किया, बारहा दफा डिस्कस किया। अच्छा, जब मैंने प्रोग्राम किया था तब जाके इन्हें याद आया था, उससे पहले इन्हें याद नहीं था कि करप्शन हो रही है। उससे पहले कमिश्नर को ये याद नहीं आया कि साथ रोड जो है वो लिंक रोड टूट का शिकार है, जिसकी वजह से वहां पर पानी जमा हो गया। मैं प्रोग्राम कर आया तो फौरी तौर पर इनकी दौड़े भी लगी। अच्छा, उसके बाद एंटी करप्शन भी आ गया, FIA भी आ गया, नैब भी आ गया, एक्सेट्रा, जिनके जो भी करप्शन पकड़ने वाले इदारे सारे पहुंच गए। जब वो बन रहा था तब तुम लोग कहाँ थे? वो 2 दिन में तैयार हुआ फ्लाईओवर। उस फ्लाईओवर को तैयार होने में तकरीबन कोई 3 साल लगे। ऐसे ही है। और 3 साल बाद तुम्हें याद नहीं आया। अच्छा, और चीजें आ जाओ मुल्तान के अंदर कि जी आपके क्राउन फेलियर्स हुए। मैं हैरान था कि हमारे MDA चौक पर ही 4 क्राउन फेलियर्स थे। तो आप जाके थोड़ा बहुत उनके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने उसके ऊपर आवाज उठाई है, 12 दफा उसके ऊपर न्यूज़ बनाई, प्रोग्राम्स किए, फिर जाके उन्हें होश आया यार ये तो करना चाहिए था। अच्छा, फिर वो करना क्या चाहिए था? सिर्फ खानापुरी की है और चले गए, मट्टी शट्टी डाल के। बाद में वो मट्टी बैठना शुरू हुई, फिर किसी ने डंडा दिया होगा, आपको पता है। अच्छा, इसमें बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इस टाइम रोड्स के हवाले से। और अच्छा आसमा, बात यह है कि दिन में तो इन लोगों को कुछ नहीं नजर आता ना, कि जी दफ्तरों की जीनत बने बैठे होते हैं आपके DCs, कमिश्नर्स और जितने भी इदारे वाले हैं। अब होता क्या है कि आवाम यहाँ पर जलील हो रही होती है। चले जी, अच्छा दिन गुजर गया, हम आ जाते हैं अब रात पर। जो चीजें इग्नोर होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स। हाँ, मुल्तान में लाखों रुपए की लागत से आपने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई हैं, कोई पाल नहीं है, वो जलाते ही नहीं। हाँ। अच्छा, अभी कोई बड़ी हस्ती आ जाए, यहाँ पर कोई शख्सियत आ जाए, सारा कुछ जलेगा उसके लिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? जब वो जलने के लिए तैयारियां उसकी हो रही होंगी जलाने के लिए, तो उस वक्त फिर दोबारा रेनोवेशन के पैसे निकाले जा रहे होंगे, यानी कि फिर बजट के ऊपर गवर्नमेंट के। यार आप खुदा का नाम लो, पहले देख लो, आप रेगुलर उसे चलाए रखो। अच्छा, अभी एक चीज ये थी, अभी जिस तरीके से आपने, मेरे ससुर साहब एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो आसमा मैं अस्पताल मेरा जाना हुआ, मैं अस्पतालों की हालत जार देखकर बड़ा हैरान हुआ, खासतौर पे कार्डियोलॉजी की, कि जी आपने अस्पताल बनाना शुरू किया, उसकी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मगर अवाम के लिए सहूलियात वहां पर जीरो है। वो क्या है कि अब अगर कोई शख्स आ रहा है मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर, सबसे पहली बात तो ये है कि उसे पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती। पहले अच्छी खासी पार्किंग होती थी कारों के लिए, वो भी बंद कर दी गई। अच्छा,
दूसरी जानिब नई बिल्डिंग बनाई है, वहां पर आपको इजाजत नहीं है आप गाड़ी पार्क करें, सही, अनलेस एंड अनटिल आप डॉक्टर हो हॉस्पिटल के, फिर आपको इजाजत है। आपके लिए सारे रूल्स खत्म, सही, अपने इदारे के लिए सारे रूल्स खत्म, अवाम के लिए सारे रूल्स लागू। जिसके टैक्सेस से आप तनख्वाहें ले रहे हैं, जिसके टैक्सेस से ये बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। जो वहां पर वर्किंग कर रहा बंदा वो वहां पर खुदा बना बैठा। अच्छा, फिर आ जाते पार्किंग माफिया पर। दिन में आप चेक एंड बैलेंस करने के लिए आपने अवाम को बताया हुआ, तमाम अस्पताल की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो निश्तर हो, शबाज शरीफ हो, THQ हो, DHQ, जो भी है, जितने भी अस्पताल हैं, कार्डियोलॉजी समेत, वहां पर यह है जी कि 10 रुपए मोटरसाइकिल, 20 रुपए कार, ये वहां पर बताया गया हुआ कि ये लेने। जो ही रात ढलेगी, ये पार्किंग माफिया क्या करता है, 200 रुपए कार, 50 रुपए मोटरसाइकिल, और खुद कहता है बरमला कि जी रात 12 बजे के बाद रेट डबल है। अगर रेट डबल भी करने, 10 का 20 करो, 20 का 40 कर दो, खैर वैसे है तो गैर कानूनी। हाँ, अच्छा, ये हर जगह ही। अब आप ये देख लेंगे जहां पर मॉल्स भी बने हुए हैं, वो पार्किंग फ्री होती है। मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूं, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा मसला पता क्या, हमारे दरमियान में काली भेड़े हमारे सहाफी भी हैं, जो कि वहां से प्रोटेक्शन मनी भी उनसे लेते हैं कि जी हम प्रोटेक्ट करेंगे। भाई तुम किस तरह प्रोटेक्ट करोगे? तुम बदमाश हो या तुम माफिया हो? हुकूमत को इनके खिलाफ भी कार्रवाइयां करनी चाहिए कि ऐसे सहाफियों को भी नकेल डालें कि जो उल्टा यहां पर हम सहाफत का मतलब यह है कि आपने सच्चाई दिखानी है, अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करें, ना कि अपनी जेबें भरने के लिए आप शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज भी हमें देखनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी है, चेक एंड बैलेंस जो है वो हर चीज पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, ये मसाइल तो साथ साथ डिस्कस कर ही रहे हैं हम सलमान से, और टाइम भी हमारे पास कम है, तो हमने कहा चले शायरी भी जो है वो एहसान से हम सुन लें। एहसान, क्या सुना रहे हैं आप हमें? गजल के अशरों के उनकी तजल्लियात के जलवे में आ गया, उनकी तजल्लियात के जलवे में आ गया, यानी ख्याल हुस्न के पहरे में आ गया। उनकी तजल्लियात के जलवे में आ गया, यानी ख्याल हुस्न के पहरे में आ गया। जैसे खुली ये आंख तो सोचा कि आज फिर, जैसे खुली ये आंख तो सोचा कि आज फिर, सूरत कदे का वाविला हिस्से में आ गया। जैसे खुली ये आंख तो सोचा कि आज फिर, सूरत कदे का वाविला हिस्से में आ गया। कोसो कज़ा के रंग हैं बिखरे पड़े हुए, कोसो कज़ा के रंग हैं बिखरे पड़े हुए, चेहरा तुम्हारा जब से है शीशे में आ गया। कोसो कज़ा के रंग हैं बिखरे पड़े हुए, चेहरा तुम्हारा जब से है शीशे में आ गया। और दोजक नहीं जलाएगी मुझको यकीन है, दोजक नहीं जलाएगी मुझको यकीन है, परवानाए निजात जो कासे में आ गया। परवानाए निजात जो कासे में आ गया। पीकर शिकवे हजार बाकी थे करने को इसलिए, शिकवे हजार बाकी थे करने को इसलिए, पीकर हजार जाम फिर सजदे में आ गया। शिकवे हजार बाकी थे करने को इसलिए, पीकर हजार जाम फिर सजदे में आ गया। ये बुतकदा बनाने का सोचा ही था कि फिर, ये बुतकदा बनाने का सोचा ही था कि फिर, ये जिस्म कूजा घर के था कूजे में आ गया। ये जिस्म कूजा घर के था कूजे में आ गया। माही ये मौत एक दिन आनी जरूर है, माही ये मौत एक दिन आनी जरूर है, यही ख्याल लेके मैं हुजरे में आ गया। वाह जी वाह, क्या यही ख्याल लेके मैं हुजरे में आ गया। बहुत शुक्रिया एहसान आपका, और इसके साथ ही सलमान आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ शेर इसके ऐसे थे जो आसमान आपके लिए थे। मेरे लिए ये मैं सलमान से बाद में पूछती हूँ। नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे से कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी महविश हनीफ, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप महविश? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर सैयद मुजम्मिल हुसैन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टूरिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। सियाहत से इनका ताल्लुक है जी, और मोटर बाइक पर ये सफर करते हैं और बड़ा ही इनका एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है जो कि आज हम आपके साथ शेयर भी करेंगे और इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इनका ये एक्सपीरियंस जो है वो कैसा जा रहा है, कहाँ कहाँ ये गए, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और स्पेशली जब बाइक पे इंसान जो है वो एक्सप्लोर कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ें, तो इंसान को सीखने का भी बहुत कुछ जो है वो मौका मिल रहा होता है। और जब इंसान सीखता है तो जाहिर सी बात है उसके पास एक तजर्बा आता है, एक सोच आती है इंसान की। उस तरीके से हम जो है सियाहत को भी फ़रोग देने में इनका क्या रोल है, किस तरीके से हम सियाहत को जो है फ़रोग दे सकते हैं, हमारे यहाँ टूरिज़्म के हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ पर कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये आज हम जो है डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही महविश से आज बात करेंगे। इंसान के बारे में हमेशा कहा जाता है ना कि बहुत ख्वाहिशात जो है ना इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कब निकले। तो इंसान के अंदर एक लालच भी होती है, तो वो जो लालच है वो किस तरह की, क्या इसकी टाइप्स हो सकती हैं, उस लालच को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में भी ये बात करती रहती हूँ कि हम लोग शुक्र अदा नहीं करते जो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है। हमेशा हमें ये होता है कि हम इससे बढ़कर हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उस चाह में, उस हासिल में जो है वो हम कहीं ना कहीं हम क्राइम की तरफ भी चले जाते हैं और बहुत सारी और मुश्किलात का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो वो आज हम महविश से डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं एक पॉजिटिव सोच के साथ, और एक पॉजिटिव जो कहते हैं ना कि आपका रास्ता जो है वो हम कैसे चुन सकते हैं। तो महविश, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? इंसान के अंदर ख्वाहिशात जो हैं वो बेशुमार हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि हर ख्वाहिश जो है वो आपकी पूरी हो सके। आपके अंदर ख्वाहिशात का होना एक और चीज़ है, लेकिन इंसान का लालच में पड़ना कुछ और है। हम बुनियादी तौर पर, फितरती तौर पर हम लालच रखते हैं। कैसे रखते हैं? अगर मैंने खाना बना लिया अच्छा, तो मुझे किसी का अप्रूवल चाहिए। वो लालच जो है वो मुझे एक सेटिस्फाई करेगा, बहुत अच्छा बनाया, दूसरों के अप्रूवल मुझे चाहिए। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं देखूंगी, फिर हमारे जो लालच के होते हैं ये लेवल हो जाते हैं। कैसे होते हैं? कभी कभी हमें एक पूरे क्राउड का अप्रूवल चाहिए। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने ड्रेस पहन लिया, ओह वाओ महविश यू आर लुकिंग सो नाइस। एक क्राउड ने, इतने सारे लोगों ने कह दिया, मुझे अप्रूवल मिल गया, नहीं मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अच्छा, हम गाड़ियों पे निकल रहे हैं, ओह वाह इसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, तो वो लालच है। कभी हमें पैसे का लालच होता है, कभी हमें इज्जत का लालच होता है, कभी हमें शोहरत का लालच होता है। लालच फितरती तौर पर रखना वो एक और पर्पज है। आपकी लालच के एक्सट्रीम पर चले जाना ये गलत बात है। कोई भी चीज़ जब हमारी एक्सट्रीम पर जाती है तो वो हमारे लिए डेंजर है। आपने काम अच्छा किया, अच्छा ठीक है, ये परफेक्ट होना चाहिए, सबको पसंद आना चाहिए, ये आप वो जो सबको पसंद आना चाहिए, ये आपके अंदर लालच है। आप किसी को ये होता है कि दूसरों के फेस पे स्माइल देख के उसको अच्छा लगता है, किसी को ये होता है कि हमारे पास इसका इनकम आएगा, वो लालच है, ये ठीक है। लेकिन जब आप ये करते हैं कि वो लालच एक्सट्रीम पर चला जाता है, वो ये होता है अच्छा मैंने अपने हिस्से का काम किया, मुझे इसका रिवॉर्ड मिला, उसका भी मुझे मिलना चाहिए था। यानी वो ऐसी लालच है कि सबकी रिस्पेक्ट जो है, सबका प्रोटोकॉल है वो हमें मिलना चाहिए। उसने भी किया ठीक है कर लिया, इसका प्रोटोकॉल मिले मुझे, इसने किया उसने किया। ये वाला जो लालच है वो आपको हसद की तरफ लेकर जाता है, और हसद इससे बुरी कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और हसद इंसान को जिस तरीके से खाता है ऐसे ही है, मतलब आप इंसान को मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह कर देता है। वो जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुद डैमेज होता जाता है। नहीं अच्छा उसके पास, फिर उसका मसला ये खत्म हो जाता है कि चीज मेरे पास हो, उसका मसला ये स्टार्ट होता है कि उनके पास से खत्म हो जाए। ये जो लालच का लेवल है ना, ये इंसान को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। हाँ, आप अपने काम का रिवॉर्ड लें, आपने जो किया, आपने मेहनत करना, तरक्की करना और चीज़ है। इंसान का दूसरे के हक पे डाका डालना एक और चीज़ है। हमारे से जब मेहनत नहीं होती तो हम वो क्या करते हैं, अंदर का रास्ता। लालच तो ये है कि अच्छा जी वो कर रहा है तो उसका रिवॉर्ड मुझे मिल जाए, अच्छा वो कर रहा है वो कामयाबी मेरे नाम हो जाए, अच्छा ये है ये मुझे। तो जब हम उसको डायरेक्ट मेहनत से हासिल नहीं करते तो फिर हम चीप हरकतें कर रहे होते हैं। क्या कर रहे थे, अच्छा
इसको ये हटा दो, ये साइड से हट जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो क्या होगा? तकरीबकारी 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 करते हैं, फिर हम बहुत सारे प्लान कर रहे होते हैं, फिर ये तमाम चीजें आ जाती हैं। अच्छा, इसमें भी हम आपसे जानेंगे कि ये तमाम चीजें जो हैं वो किस तरीके से हमारे अंदर पैदा होती हैं और फिर हम इनको खत्म कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका ये एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है आपकी जो जर्नी आपने स्टार्ट की, कैसे शौक पैदा हुआ, कब से स्टार्ट किया, वो भी स्पेशली मोटर बाइक पे? जी बिल्कुल, समझता हूँ सियाहत जो है ना, ये एक ऐसा टूल है कि जो आजकल की एक बेहंगम लाइफ है। हाँ। और हम लोग मुख्तलिफ मसाइल में, नफ्सियाती मसाइल में उलझे हुए हैं सही बात तो है। उनसे निकलने का एक बड़ा अच्छा जरिया है वो। इस तरह के जब आप निकलते हैं, मुख्तलिफ कल्चर आप देखते हैं, मुख्तलिफ लैंडस्केप देखते हैं, तो आपकी जो जहन की कैफियत है वो तब्दील होती है। और जो आप रोजमर्रा मसाइल से होते हैं उनसे भी तवज्जो आपकी हटती है, और एक नेचर की तरफ, एक फितरत की तरफ और एक सकाफत की तरफ आपकी नजर जाती है। और आप देखते हैं कि दूसरे इलाकों में कैसे लोग जी रहे हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल है, क्या उनकी हैबिट्स हैं, तो काफ़ी लर्निंग उससे होती है। तो मेरा सफ़र भी ऐसे ही शुरू हुआ। 2016 में मैंने ये शुरू किया था। सही। उस वक्त डेरा गाजी खान मेरी पोस्टिंग थी, तो मुझे होम सिकनेस हो गई। मुल्तान, कहते हैं ना, मुल्तानियों को मुल्तान की मूंछ बड़ी आती है याद आती है। हाँ, ये बात तो है। मुझे बस एक यही था जी, मैंने मुल्तान वापस जाना है, लेकिन वो एक जॉब का पीरियड होता है, वो गुजार के आप वापस आते हैं। तो इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए बाइकर्स क्लब से मेरी शनासाई हुई, तो मैंने देखा और उनसे सीखा। तो मैंने डीजी खान के सराउंडिंग को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उससे क्या हुआ, मेरी तबीयत पे एक खुशगवार असरात हुए। तो मेरी अली ने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, वो कहेंगे आप हर हफ्ते जाया करें। अब वो चलो ये तो है ना, घर में खुशगवार मूड रहेगा। तो अब वो कहती हैं मैंने तो शुरू में बड़ी इजाजत दी आपको, अब तो ये है कि आप घर कम ही आते हैं, मोटरसाइकिल पे ज्यादा घूमते हैं। तो बहरहाल उस वक्त मेरे जहन में ये आया कि हमारे साउथ पंजाब में मोटर बाइक टूरिज्म का ट्रेंड नहीं है। तो मैंने ये शुरू किया। फिर 2 साल बाद वापस मैं मुल्तान आ गया। सही। तो फिर हमने मुल्तान और इसकी सराउंडिंग को एक्सप्लोर किया, और पूरे पाकिस्तान से हम टूरिस्ट यहाँ लेकर आए हैं जनूबी पंजाब में। ठीक है। यहाँ कोई सुलेमान की बेल्ट है डेरा गाजी खान में, लोग गान का गान, बाबू सर, खंजाब, गिलगित जाते हैं, लेकिन हमने अपने जनूबी पंजाब का जो माउंटेन एरिया है उसको प्रमोट किया है। सही। तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और साथ साथ फिर हम रोड सेफ्टी का पैगाम देते हैं। हम ऐसे नहीं कि बाइक निकाली और भगाने लग गए। सही है। मुकम्मल हमारे एक सेफ्टी किट होती है, अच्छा एक हेलमेट होता है जो कि हेड इंजरी से हमें बचाता है। इस तरह नी गार्ड, एल्बो गार्ड, एक प्रॉपर आर्मर, हमारा एक सूट होता है जो खुदा न खास्ता गिरने की सूरत में हमें बचाता है। साथ साथ हम रोड सेफ्टी का भी पैगाम देते हैं। सही है। तो इस तरह एक अच्छा हमारा चल रहा है। और साउथ पंजाब में बहुत से मकाम आते हैं देखने वाले, लोग समझते हैं ना यहाँ पे क्या है। हाँ। मुल्तान देख लें, इतना सदियों कदीम ये शहर है। हाँ। इसकी एक लिविंग सिविलाइजेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ का वर्ल्ड सिटी देख लें, आपको यहाँ कदीम इमारत देखने को मिलती हैं। और वहाँ जाके हम एक पुराने दौर में चले जाते हैं। हाँ। और देखते हैं कि कैसे मेमारों ने ये बिल्डिंग्स बनाई, और आज तक देखें कई सौ साल गुजर गए हैं। अक्सर मैं भी आ रही हूँ तो ना, वो हम कैंट वाले एरिया में अभी भी इस तरह के कुछ घर मौजूद हैं, ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो अभी कुछ उनके आसार मौजूद हैं। तो एक एहसास होता है कि अक्सर आप उनको देखते हैं कि यार ये कैसे इन्होंने बनाई होगी, और कैसे इन्होंने वहाँ के ऊपर पेंटिंग्स भी की हुई होती हैं, और उसमें किस तरह से उनका रहना। तो ये इंसान यहीं से भी जो है वो बहुत कुछ सीखता भी है। बिल्कुल सीखता है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जनूबी पंजाब का जो खित्ता है, सियाहत के लिए काफी एक जरखेज खित्ता है। बिल्कुल। तो यहाँ हम विंटर टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। आप देखें विंटर में नॉर्दर्न एरियाज में स्नोफॉल से रास्ते बंद हो जाते हैं जी। और यहाँ साउथ पंजाब में जो है, आप गर्मियों में जरा टूरिज्म मुश्किल है, यहाँ का जो एक टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। तो अब जो महीने आ रहे हैं, मुल्तान का खाली नाम ले लिया जा रहा है तो लोग डरने लग जाते हैं, ओहो मुल्तान वहाँ बड़ी गर्मी है जी। तो टूरिस्ट को पैगाम दूंगा कि आप सर्दियों में यहाँ पे हमारा साउथ पंजाब का रुख कर सकते हैं और यहाँ आके घूमे फिरें, देखें यहाँ। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसमा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या यहाँ हैं जी कराची से हमारे साथ? जी, पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो, और बड़ी खुशी होती है जब जाके एडवेंचर लोग कर रहे होते हैं और उनको तो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। आप अब मसला ये इतना एक्सपोजर हो गया है कि जब ये जहाँ भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें उस जगह का पता भी चलता है। तो आसमा, लेकिन पहले मैं कहूँगा कि अब ये मुल्तान की पार्किंग का और इसका जिक्र कर रही थी, कराची के हालात भी इससे बुरे ही है समझ लें। तो वो आप जब मौजूद उठाती हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई शायद हमारी आवाज सुन ले। डॉक्टर से मेरे एक दो सवाल है। डॉक्टर, सबसे पहले मेरा सवाल ये कि देखें, आप एक बाइक जब लेके जाते हैं तो आप परफेक्ट राइडर, उसकी फिटनेस, आपकी अपनी फिटनेस भी बहुत जरूरी है, बाइक की फिटनेस भी बहुत जरूरी है। तो आप बाइक की फिटनेस के लिए क्या चीज चेक करते हैं? और मैं आपके साथ जो सर्वाइवल टिप्स होती है
फर्ज करें कि बाइक आपकी खराब हो गई या बाइक में ऐसा कुछ, क्योंकि बाइक में तो स्पेयर टायर भी नहीं होता, तो आपके पास सर्वाइवल किट में क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि वो आपके जाहिर बात है जब आपकी बाइक आगे नहीं बढ़ेगी तो आपकी ट्रैवलिंग लेट भी हो सकती है। एक तो ये, दूसरी बात है कि आप डिफरेंट वेदर में ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो उस वेदर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या चीज अपने लिए लागू करते हैं। और एक और जो आखिरी सवाल है कि आप क्या आज मुझे लगता है यहिया ने ढेर सारे सवाल इकट्ठे किए हैं। बस मुझे ये डॉक्टर साहब हमारे फिजिशियन डॉक्टर है या कोई और डॉक्टर, ये मेरा सवाल है। अच्छा, ये सवाल है जी। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने जी। पहले मैं इनके आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ। का। हम पहले आखिरी से जवाब। जी ये साहब, बहुत खुशी हुई आपने कराची से कॉल की। जी मैं मेडिकल के तो शोबे से वाबस्ता हूँ और यहाँ निश्चित हॉस्पिटल में मैं यूरोलॉजी वार्ड का एडमिनिस्ट्रार हूँ और अपनी जॉब के साथ साथ मैं अपना ये पैशन भी कैरी कर रहा हूँ। दूसरा, इन्होंने अपनी फिजिकल फिटनेस, जो बाइकर टूरिस्ट है उसकी फिटनेस और फिर मोटर बाइक की फिटनेस के हवाले से पूछा। तो मेरी ये रूटीन है, जब भी हमारा कोई लॉन्ग ट्रिप आता है तो रूटीन में भी हम एक्सरसाइज जिम वगैरह करते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम अपनी फिटनेस पे एक तवज्जो देते हैं ताकि राय बताइए, एक हेक्टिक एडवेंचर है। आपने सारा दिन बाइक पे ही बैठे रहना है, आपकी जो बैकबोन है वो भी सफर कर रही होती है, फिर यहाँ की रोड ऐसी हैं कि उस पे अच्छा बड़ी हम लोग वैसे गाड़ी पे जाएं तो कितनी मुश्किल होती है, बाइक पे तो ज्यादा हम। हाँ, लेकिन वो चूंकि एक हम 3D व्यू देख रहे होते हैं। हाँ। और हर जगह रुकने का हमें एक चांस मिल रहा होता है। हाँ। फिर एक पैशन भी है, तो वो हमारे थकावट पे ओवरकम कर जाता है। सही। और बाइक की जो फिटनेस की बात है, अव्वल तो हम कोशिश करते हैं कि हम टूर से पहले ही उसकी जो एक चीज है, हाँ, उसका एग्जामिन करा लें अच्छे जो हमारे मैकेनिक्स हैं उनसे। और चूंकि रूटीन में हम यूज कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कौन सा पार्ट जो है अब तब्दील होना है, किस चीज पे तवज्जो हमने ज्यादा देनी है। सही। तो सबसे पहले जो है आपका इंजन जो है उसमें कोई ऐसी वो ना हो, मोबिलाइज उसका फ्रेश हो। अच्छा, टायर ट्यूब्स जो हैं आपके, जो लोग ट्यूबलेस टायर यूज कर सकते हैं वो विदाउट ट्यूब वाले आजकल आ रहे हैं, ट्यूबलेस टायर यूज करें। और उसकी हेडलाइट है, बैटरी है, इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा जो हम स्पेयर में चीजें रखते हैं उसमें हमारे बल्ब्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, चेन का लॉक होता है, टायर ट्यूब भी हम एक जब कोई ज्यादा लंबा सफर हो, ऐसा सफर हो जो ऑफ रोड एरिया में हो, मतलब पहाड़ी माउंटेन एरिया जहाँ पे टायर के खराब होने का ज्यादा खर्चा है, तो हम एक स्पेयर टायर ट्यूब भी उसमें साथ रखते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह चीजें हम, क्लच वायर है, रेस वायर है, मतलब ये बाइकर जो है वो जानते हैं इन चीजों को, तो ये चीजें हम कैरी करके चलते हैं। और पूरा हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम पहले सबको मोटिवेट भी करते हैं और आगाह भी करते हैं और एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। कुछ फिर हमारी साथ मेडिसिन की किट होती है। सही है। कुछ हमारी फर्स्ट एड की भी साथ किट होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ जाएंगे जिस तरह का मौसम होगा, वेदर हो सकता है तबीयत खराब हो जाए। अच्छा, सम टाइम होता है आप किसी भी इलाके में मूव करते हैं तो आपको चांसेस होते हैं कि वहाँ का पानी आपको उस तरीके से जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकता, आपको उसमें तबीयत। कोशिश करते हैं कि मिनरल वाटर हम जहाँ से गुजरते हैं अपने लिए स्टॉक में रखें। हम जब बाइक पे मूव कर रहे होते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन हो रही होती है। सही। बाइक पे हमें हवा भी लग रही होती है, वो हमारा जो स्वेटिंग है वो साथ साथ खुश्क हो रही होती है, पसीना खुश्क हो रहा होता है, तो हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन डिहाइड्रेशन गैर महसूस अंदाज में हो रही होती है। तो उसके लिए हम वक्फे करते हैं, पानी के लिए, चाय के लिए अपने आप को फ्रेश रखते हैं। सही। दूसरा, उन्होंने वेदर का पूछा। वेदर में है कि जो हमारा सेफ्टी किट आती है उसका मटेरियल ऐसा होता है, कार्ड्यूरा, वो वेदर प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है। वो अगर आप विंटर में कर रहे हैं उसके अंदर लेयर्स होती हैं, थर्मल लेयर होती है, वाटर प्रूफ लेयर होती है, जो कि बैरूनी हवा को हमारे जिस्म से जो है वो टच नहीं होने देती। सही। तो हमारा अंदर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, वो सही रहता है। इस तरह जब हम समर में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जो हमारी जैकेट्स और ट्राउजर होते हैं वो मैश वाले होते हैं, उसमें जाली लगी होती है। ठीक है। तो उनमें से एयर वेंटिलेशन होती रहती है। ठीक है। तो ये दोनों मौसमों में हम इसका ख्याल रखते हैं इस चीज का। चलिए जी, मजीद भी डॉक्टर साहब से हम जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है महविश से भी जानते हैं। महविश, आपको वैसे इस तरीके से एडवेंचर करने का शौक है कि बाइक पे सफर किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए? जरा मैंने ना, वैसे वो भी मैं आपको आंसर करती हूँ, लेकिन अभी मुझे ये ब्रेक में बता रही थी कि मैं बाइक चला लेती हूँ। लेकिन मैं आपको अपने हस्बैंड की एक बात शेयर करना चाहूंगी। जब उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाई ना, तो जब मैं चलाने लग गई, मुझे कहते हैं अगर एक तरफ सामने आपकी मम्मा हो, एक तरफ मेरी मम्मा और एक तरफ मैं हूँ, हाँ, तो आप बताएं आप क्या करेंगे?
किसको मारेंगी? मैंने कहा मारेंगी? हाँ, अगर मारना पड़े तो इतना मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा मैं इस तरह करूंगी, आपको मारूंगी। कहते क्यों, मैं फ्री में मिला हूं। मैंने कहा नहीं, देखिए मैं अपनी मम्मा को और आपकी मम्मा को तो कुछ भी नहीं कर सकती, बाकी रह गए आप, तो आपको। कहते ब्रेक ना मारना, मुझे ही आके मारना। तो मुझे जरूरत भी थी, यानी मेरा पिक एंड ड्रॉप, मैं जॉब के लिए जाती थी, वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, वहां तक जाना फिर आना। तो बाइक जब मैंने चलाना स्टार्ट की तो वो अच्छा था, इस तरह से भी है। लेकिन कुछ लोग वो जो कहीं भी रूल फॉलो नहीं करते और परेशान करते हैं, उन लोगों से भी है कि अगर कोई अपने लिए इस तरह से स्टैंड ले रहा है, आपको नहीं पता कि वो किस मुश्किल के बाद या किस तरह से जाके वो ये स्टैंड लेता है। आप जगह जगह पे खड़े होते हैं, रिक्शे के इंतजार में, गाड़ी के इंतजार में, अगर वही लड़की बाइक लेके निकल रही है तो उसको बराए मेहरबानी परेशान ना किया जाए। ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी सुनने में आता है, तो मैंने सीखी और चलाई भी, मैं आती जाती रही। अब तो फिर मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे हमारी खवातीन जो है स्कूटी चला रही होती हैं, बच्चियाँ चला रही होती हैं, स्कूल गोइंग हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो अब हमारे यहाँ मुआशरे में थोड़ा इस हवाले से आ रहा है कि चेंज के लोग थोड़ा एक्सेप्ट, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इस तरह के लोग भी मौजूद होते हैं जो आपको थोड़ा तंग करते हैं, खवातीन को जरा देखकर जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की। लेकिन वही बात है कि हमारी सोच को जो है वो चेंज भी करना होगा, जरूर, बड़ा जरूरी है, बदलना इंसान को चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरीके से हम लालच की बात कर रहे थे, महविश क्या समझती हैं जो जिस तरह की टाइप्स आप बता रही थी, तो जिस तरह से हम समझते हैं कि वजूहात क्या हो सकती हैं और किस तरीके से हम जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं? इसकी वजूहात ये होती हैं कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों का जो नेचुरल होता है ना, वो हमेशा सेंटर ऑफ फोकस रहना चाहते हैं। जिन लोगों की ये लालच है ना, वो सबसे ज्यादा डेंजर है। अगर लालच में हम देखा जाए, जो सेंटर ऑफ फोकस रहना चाहते हैं, जब उनको अटेंशन नहीं मिलती, अटेंशन सीकर लोग जो होते हैं ना, इनको तो ये बहुत ज्यादा डेंजर है। ये जो अटेंशन सीकर है, ये बहुत से लोगों को अपने एक सेटिस्फिकेशन के लिए बर्बाद कर देते हैं। जस्ट सेंटर फोकस, वो अटेंशन चाहिए होती है उनको, और फिर उनको अटेंशन ना मिलने की वजह से वो हसद इंसान को वैसे ही बर्बाद कर देती है। और फिर हसद ये होना कि आपको दूसरे के काम का क्रेडिट मिले, वो ये सब आपकी नफ्सियाती और साइकोलॉजी डॉक्टर साहब भी पास है, तो ये बड़ी बीमारी है हमारी। आपकी तरक्की और है, आपकी कामयाबी और है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आपसे परफेक्ट, आपकी वो मेहनत आपको इतना परफेक्ट बना दे, आपसे बड़ा फिर उस फील्ड में कोई ना हो। बेशक आप कुकिंग करते हैं, आप चाय बनाती हैं, आपसे अच्छी चाय कोई ना बनाता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप मोची हैं, तो आपसे बड़ा मोची कोई ना हो। ये मैटर नहीं करता कि आपकी फील्ड क्या है, आपकी फील्ड में आपकी कमांड होनी चाहिए। वो मेहनत से होता है। वो लालची लोगों का ना एक अलग सा ही ऐसे सर्कल बना होता है जिसमें वो घूम रहे होते हैं। अच्छा, ये भी मैं हासिल कर लूं, ये भी मैं हासिल कर लूं, ये भी मैं हासिल कर लूं। फिर उनको नहीं इस चीज से फर्क पड़ता, वो किसी के हक पे डाका डालते हैं, वो किसी के माल को बर्बाद करते हैं, किसी की इज्जत को बर्बाद करते हैं, और वो खुद भी हो रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद पे वर्क तो करते नहीं। उनका होता है कि वो दूसरों की चीज को स्नैच कर ले। अगर वही पावर वो खुद पे, सेल्फ पे, अपने ऊपर, यानी खुद को ग्रूम करें, लेकर आए कि नहीं, अच्छा अब मुझे ये काम सीखना है तो मैं उसको बहुत अच्छे से करूं, बिल्कुल नो डाउट कि मैं खुद कामयाब हो जाऊंगी। लालच को ओवरकम इस तरह से किया जा सकता है। फिर वही मैं मदर्स को लेकर आऊंगी कि मदर्स को चाहिए वो बच्चे को सिखाएं। ये बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट होते हैं। अब 2 बच्चे हैं, 4 है ना, एक अटेंशन सीकर जो वैसे देखते, वो वहां से ना एक खराबी पैदा हो रही है। वहां पे आप उस पॉइंट पे उसको स्टार्ट कर। इतना छोटा सा पौधा ना, मैं उसकी टहनियां मोड़ सकती हूँ। इतने बड़े दरख्त के नीचे मैं खड़ी हो जाऊँ, उसको मोड़ती रहूं, वो 2-4 दिन बाद मुझे भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, वो नहीं मुड़ना। वो बड़ा हो गया, परवान चढ़ गया। जब आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो, जब जो भी आपका ओवरहेड है, अगर मैं छोटी हूँ, मेरे बड़े बहन भाई, मेरे पेरेंट्स, अगर मैं मैरिड हूँ तो मेरे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मेरे इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिसकी भी कमांड में हो। अगर एक टीचर है तो उसका एक राइट है कि वो 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं उसकी क्लास में, उनको सिखाए कि ये रॉन्ग है, ये राइट है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि बुराई बढ़ गई है, प्रॉब्लम ये है कि अच्छे लोग जो हैं वो खामोश हैं। वो कहते हैं ठीक है, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, ठीक है, होने दो। बुराई इतनी नहीं है जितनी अच्छाई वाले खामोश है। आप देख रहे हैं गलत हो रहे, ये कौन सा मेरा बच्चा, अच्छा अच्छी बात है, ये बुरा जा रहा है तो मेरा बच्चा और ज्यादा प्रमोट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन चीजों को हमें करना। ये आज 1 में है, 2 में है, 4 में, अगर आप देखें लोग इसी लालच के तहत, हसद के तहत अपने भाइयों का मर्डर करने को तैयार होते हैं। क्या है, मैं अपना हक भी ले रहा हूँ, भाई का भी ले लूं।
क्राइम रेशियो हमारी जो है वो अब बढ़ रही है ना। अच्छा, अब यही चीजें आ रही हैं, यही आप जब इंसान जो है वो किसी को खुश नहीं देख सकता। आजकल तो हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला है ना कि अगर किसी के पास कुछ मौजूद है तो हम उसको भी देख के राजी नहीं है। हमारी हर फील्ड में आप देख लें, अभी डॉक्टर साहब भी मेरे पास है और मेरा भाई भी डॉक्टर बन रहा है, वो मुझे वापस से लेके ना जाए, बैठी रहो यहाँ पे। लेकिन देखें तो डॉक्टर की नसीहा ही क्या है, वो पेशेंट को ज्यादा बेटर इसलिए ट्रीट नहीं कर रहा कि वो उसका पेशेंट है, वो ज्यादा बेटर इसलिए ट्रीट कर रहा है कि उसके पास और वो क्लाइंट टाइप और भी हैं। वही आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बिठा लो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, वो क्या करेगा, जी बेटा बैठे चाय पिए। वही आप गवर्नमेंट स्कूल चले, हाँ जी क्या करने आए हो, अभी सर नहीं है। तो वो जो है ना, आपकी लालच, आपकी इतनी हवस बढ़ी हुई है, वो आपको पीछे वो सारी असामियां नजर आ रही है, अच्छा ये इतने पैसे आए, ये मेरा इस सेमेस्टर का इतने पैसे आ रहे। तो ये वाली जो चीजें हैं हर फील्ड में, हर जगह पर हमारे अंदर इस तरह से वाबस्ता हुई हैं कि हमें इसका फर्क ही महसूस नहीं होता कि हमने इसको कम कहाँ करना है, इसको खत्म कहाँ करना है। नहीं, डॉक्टर साहब कोई बुरा ही ना मान लेकिन ऐसा होता है, डॉक्टर साहब की तो खैर वो भी ये बात समझते हैं कि एक्टिविटीज डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे हम जहाँ हॉस्पिटल्स देखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हुए, वहाँ यही है, लोग भी ऐसे नहीं, एक लालच, एक इंसान जो है वो दौड़ में इसी में पड़ा हुआ है कि बस ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आपकी अर्निंग जो है वो आपकी बेहतर हो सके। बिल्कुल, अर्न करना और चीज है, ऐसे नहीं होते, चंद एक होंगे, हाँ नहीं होते, जब नहीं होते, कुछ हमारे इस तरह के इदारे बने हुए हैं, डॉक्टर्स भी हैं जो कि गरीब पेशेंट आते हैं उनकी काफी हेल्प करते हैं, बिल्कुल अपनी जेब से उनकी मेडिसिन और इलाज करते हैं, और उनको ऐसा नहीं है कि सब ऐसा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो करते भी हैं, वो हर जगह पर ही हैं, और फिर वो बहुत अच्छे और बुरे लोग तो फिर हर जगह मौजूद। बिल्कुल है, अच्छे लोगों की वजह से ही चल रहा है माशरा, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम यानी जो देख रहे हैं कहीं पर अगर बुराई है तो हमें उनको भी समझाना चाहिए कि नहीं, आप अपने हिस्से का रखें। और ये है, मैं आपको समझाना चाहूँ, मैं आपको नहीं समझा, आप मुझे समझाना चाहें, अच्छा ये ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैं आपकी कमांड में हूँ, तो आप मुझे समझा सकते हैं। एक बच्चा जो स्टूडेंट, वो टीचर को नहीं समझा सकता, टीचर उसको समझा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, वही बात है ना कि चीजें तभी बेहतर हो सकती हैं जब आप एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करें, सीखें भी, दूसरों को स्पेस दें, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से हम सेहत की बात कर रहे थे, जिस तरह आप बात करिए ना, नफ्सियाती इस तरह की जो चीजें जब हमारे अंदर आना शुरू हो जाए तो वहाँ मेरे ख्याल में इंसान को ना सेहत की तरफ निकल जाना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, ये एक अच्छी बात है कि जब आप कहीं घूमने फिरने निकलते हैं ना, आपका माइंड वैसे ही टोटली जो है वो आपका चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं वो आपकी चीजें जो है वो आप कहीं रिलैक्स फील करते हैं, कहीं आप अपने ही पसंदीदा जगह पर पहुंच जाते हैं तो वो आपको ज्यादा अच्छी भी लग रही होती है, वहां पर आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको सबसे ज्यादा जगह जो है वो कौन सी पसंद आई और कहाँ पर आपका आप समझते हैं कि मुझे एडवेंचर करने में मजा आया? ऐसा है कि मैंने अर्ज की कि हमने कोई सुलेमान की जो बेल्ट एक्सप्लोर की, लोग सिर्फ फोर्ट मंडरू का नाम जानते हैं, आपने भी सुना हुआ होगा, बिल्कुल ऐसे गई भी हुई हूँ, रोड बनी भी है, आना जाना आसान है। हाँ जी। लेकिन इसके अलावा दर्जनों वादियां ऐसी हैं, झीलें हैं इसके अंदर छुपी हुई, वहाँ जाके रास्ते ऐसे तंग दुश्वार गुजार हैं, बहुत क्योंकि दुश्वार हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ हम लोग गए हैं, और फिर लोगों का कंसेप्ट था कि ये एक बलोच कबायली इलाका है, तो यहाँ पे लोग शायद खतरा भी होता है थोड़ा जाम, लेकिन हम गए हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, सही, और उनका कल्चर देखें आप, रहने का स्टाइल, अभी तक वो स्टोन एज में देखें रह रहे हैं, ना बिजली है ना पानी है, और कैसे वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो तो अब जब जाते हैं तो बड़ा वेलकम करते हैं और खुश होते हैं। अभी जब 2022 में सैलाब आया था, यहाँ बड़ा बदतरीन सैलाब था, तब हमारे बाइकर्स गए वहाँ, उन इलाकों में हमने मेडिकल कैंप्स भी किए, वहाँ मतलब जो फैसिलिटीज जो दे सकते थे वो आप लोगों ने पहुंचाई, ठीक है। तो मुझे ये इलाका यूं पसंद है कि मुल्तान से करीब तरीन है। जब भी हम बोर होते हैं, मोटर बाइक निकालते हैं, 2 घंटे में हम पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। हमें कब सैर करवा रहे हैं? बिल्कुल बाइक चलाना नहीं तो मैं ऑफर करती हूँ, मेरे साथ चले। मैं आपके साथ गई तो फिर मैं कहीं और ही पहुंचूंगी। नहीं, हम जन्नत तक साथ चलेंगे। अच्छा जी, मजीद इनसे जानेंगे, नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हम कोहे सलमान की बात कर रहे थे, वैसे कहाँ गए हुए, कौन कौन सी जगहों पे गए? मैंने वसीब एक्सप्लोरर के नाम से अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, अच्छा। जिसपे एक टैग ये लगा हुआ है कि सिर्फ साउथ पंजाब में जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, मैं मुल्तान से चाइना बॉर्डर खंजराब तक मैं जा चुका हूँ। सही। इसके अलावा अगर साउथ की बात की जाए तो गवादर बलोचिस्तान तक हम गए हैं। अच्छा। इसके अलावा जो KPK का ट्रैवल एरिया है, वजीरिस्तान, औरंगज़ई एजेंसी, इसी तरह कश्मीर, सिंध, इंटीरियर सिंध, थर पारकर, नगर पारकर, सही, इस तरह कोयटा, चमन जियारत, मतलब
पूरा तमाम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम हर सूबे में टूरिज्म कर चुके हैं और वहाँ एक पीस का भाईचारे का पैगाम हमने प्रमोट किया है टूरिज्म के जरिए। सही। और इसके साथ साथ हमारे क्लब ने इंटरनेशनल टूर्स भी किए हैं। 2019 से ये सफर शुरू हुआ। सही। पहले ईरान रैली गई हमारी, पाक ईरान दोस्ती रैली, और उसके बाद उम्रे की सादत हासिल की सफर नूर के नाम से, पाकिस्तान से ईरान, यूएई और फिर सऊदी अरेबिया। सही। और इस तरह आज ही बल्कि हमारा एक ग्रुप 10 से 11 बाइकर्स का रवाना हुआ है। अच्छा। टर्की के लिए। अच्छा। वो ईरान जाएंगे और ईरान से फिर टर्की बाइक्स पे। जी। अच्छा, सही। तो वो फिर किस तरीके से आप लोगों का भी पूरा एक प्रॉपर वो भी एक प्लान, पूरा वो प्लान चार्ट आउट किया होता है। ठीक है। डेली का माइलेज उसमें होता है, कहाँ स्टे करना है। ठीक है। ग्रुप होते हैं उसमें सारा शेयर किया हुआ होता है। सही। इस तरह जो गवर्नमेंट है या और इदारे हैं उनको भी इन्फॉर्म किया हुआ होता है। अच्छा। तो एक पाकिस्तान जिसको लोग पूरी दुनिया में इतना पुरअमन नहीं समझते, हाँ। लेकिन बाइकर्स जो है वो अपने लेवल पे एक अमन का पैगाम लेके जाते हैं, एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आपको लोग मेहमान नवाज कहाँ के लगे? क्योंकि मेरा तो जाना इधर कोई सुलेमान रीजन में ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंट जाता हूँ, तो मैं तो इसके अलावा यहाँ पर तो मेहमान नवाज हैं ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ही हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा। ये नहीं कि लोग कहते हैं ना कि फलानी जगह कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, तो मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान ही हमारा वो एक मेहमान नवाजी की उम्दा मिसाल है। और फॉरेनर्स भी अक्सर आते हैं, जब हम उनको यहाँ घुमाते हैं, कोई उनकी बाइक का इशू हो जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ के हमारे मैकेनिक्स उनसे चार्ज नहीं करते। सही। मतलब काफी आवाम भी उनको बड़ा आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप सफर कर रहे हो, फॉरेनर्स भी आपके साथ इस तरह से कोई अटैच हो जाए? हाँ, फॉरेनर्स ऑन द वे हमें मिलते हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि उनका अपना एक प्लान होता है, उसके तहत वो उसके तहत ही चल रहे होते हैं। सही है। अच्छा, जाहिर सी बात है, अब खाने शाने जो हैं वो फिर आप डिफरेंट जगहों के खाते हैं या खुद से ही जो है वो कुकिंग वगैरह भी कहीं पे स्टे किया तो खुद ही कुकिंग की? और जी बिल्कुल, हमारे साथ ऐसे दोस्त भी हैं जो कुकिंग का बड़ा शौक रखते हैं, बल्कि ख्वातीन से भी ज्यादा वो टेस्टी चीजें बनाते हैं। तो वो अपना उन्होंने स्टोव और तमाम चीजें साथ रखी हुई होती हैं, तो मसाला जार साथ रखे होते हैं, मीट है, राइस है, वहीं से ले लिए मार्केट से, उसको खुद बना लिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ हम जा रहे हैं वहां से भी हमें लेकर परचेज करके या तैयार करना चाहिए, ताकि वहाँ पे इकोनॉमी को भी वो साथ साथ फरोग मिले। टोटल आपका क्या समझते हैं कि अगर किसी को शौक है, कोई एडवेंचर करना चाहता है, तो उसको उसके ऊपर कितना खर्चा आ सकता है या उसको, क्योंकि बाइक के हवाले से सिलेक्शन भी ये भी बड़ी मैटर करती है कि आपका बाइक कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि आपका जो सफर है वो आरामदेह हो सके। लेकिन जहाँ तक बाइक की बात है, तो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त 150 कैटेगरीज में जो बाइक अवेलेबल हैं वो मौजू हैं ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस भी इजी है। ठीक है। आउटलेट्स बने हुए, वर्कशॉप्स हैं, अवेलेबिलिटी आसान है, उनकी रिपेयरिंग आसान है। उसमें सुजुकी है, होंडा है, फिर यामा की मुख्तलिफ आ जाते हैं। उसके बाद फिर चाइना की एक है इम्पोर्टेड, आप लेना चाहें तो वो 250 से कैटेगरी 500 है। सही है। जितनी अफोर्डेबिलिटी उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। जी, सही है, सही है। तो बाकी ये है कि रोड सेफ्टी का है, आपकी जैकेट्स, आपकी तमाम चीजें सेफ्टी के हवाले से, ठीक है, तकरीबन 25-30,000 के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। सही। और अगर आप लोकल बाइक लेना चाहें सुजुकी जैसे मैंने बात की, तो वो 4 लाख to 5 लाख तक मिल जाती हैं। सही। और डेली एक्सपेंस की बात करें, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना स्पैन है, कितने दिन का टूर है, माइलेज कितना है आपका, वो आपने प्रॉपर एक फ्यूल के क्या प्राइसेस हैं। जब से ये प्राइसेस पेट्रोल जब से महंगा हुआ तब से भी थोड़ा सा मसला तो होता ही है ना। मतलब मिडिल ग्रुप के लोग तो थोड़ा सा मुतासिर हुए हैं उससे ना, तो उससे टूरिज्म पे फर्क पड़ा है। लेकिन जाहिर बात है जब पैशन होता है तो इंसान उसके लिए जो है बजट भी अपना मेंटेन करता है, एफर्ट बढ़ाता है, अपनी अर्निंग को बढ़ाता है और फिर इसके लिए टाइम निकालता है। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी आपके साथ कितने टोटल लोग मौजूद हैं? जी, हमारे साथ कोई अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो मैं समझता हूँ 500 प्लस हमारे साथ दोस्त हैं जो आपके साथ जो है वो काफिला बन के आप होते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही हम सेहत की तो बात करते रहेंगे, साथ जो है महविश से भी जानेंगे। महविश, हमारे यहाँ जो है स्पेशली जिस तरह से देखते हैं बहुत ज्यादा, एक तो हम बात ये करें ना कि किसी हसद का शिकार हो जाते हैं या किसी को देखकर खुश नहीं होते या कुछ भी इस तरह की जो लालच आ जाती है, अर्निंग की भी आ जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे कि आप बात करें थी कामयाबी के हवाले से भी, इसमें भी लोग जो है वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी क्या आप समझती हैं, क्या ऐसी टेक्निक्स और क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगी आप माजरत, कि किस तरीके से जो है हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, हम एक पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ सकते हैं?
मुहासबा जो अल्लाह ताला ने हमें कहा है ना कि आप अपना करें, जब मैं खुद को आपके साथ कंपेयर करूंगी मैं खुद को शायद कमतर फील करूंगी। अगर मैं इस चीज पे मुतमईन हो जाऊं, इत्मीनान रखूं कि अल्लाह ताला ने मुझे बासलाहियत पैदा किया है, लेकिन जो सलाहियत मुझे दी है मुझे उस सलाहियत को उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, उसके साथ आगे आना है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुजस्सी बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका शो बहुत अच्छा, हम देख रहे थे आपका शो। बहुत और शुक्रिया। ये आपके पास जो मोटिवेशनल बैठी हैं महविश, जी जी। तो इनको मेरा सलाम है और मैं इनका अक्सर वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, उनको लाइक करता रहता हूँ। आप फैन आगे आपके हैं महविश। थैंक्स जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जाहिर सी बात है कि आपको लोग जब देख रहे होते हैं कि मोटिवेशन की हमेशा इंसान को कहीं ना कहीं जो है वो आपको जरूरत होती है। कहीं इंसान जो है वो कभी होता है ना, समटाइम आप किसी मूड में बैठे हों, कभी मायूसी की तरफ चले जाएं या आप कभी नाखुश हों किसी भी चीज से, आपके सामने क्योंकि हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही होती हैं, वीडियोज आ रही होती हैं, कुछ ना कुछ कोटेशंस आ रही होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आपको एक बात दिखाती हैं, अगर अच्छी वीडियोज हों तो। ऐसी तो बात ये है कि जब आप खुद के साथ मुतमईन होते हैं ना कि मैं जो हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है, मैं अपना हाथ नहीं चेंज कर सकती, मैं अपना सर नहीं चेंज कर सकती, मैं अपना बॉडी स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकती, मुझे अल्लाह ताला ने जिस स्ट्रक्चर के साथ और जिस सलाहियत के साथ पैदा किया है मुझे बस उसी पे काम करना है। अगर आप अच्छी सिंगिंग करती हैं और मैं अच्छा बोल सकती हूँ, तो मेरा क्या काम है कि मैं जो बोल सकती हूँ मुझे इस पे वर्क करना है और मुझे आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है ताकि हम दोनों एक अच्छे सर्कल में भी रहें और लर्निंग भी करते हैं। आप मेरे से सीखें, मैं आपसे, और मैं अपनी जगह भी बहुत अच्छा एक चांद बन के चमकूं और आप अपनी जगह। प्रॉब्लम यहाँ पे होगी जब मैं कहूँ मैं तो अच्छा बोल सकती हूँ, ठीक है, आप अच्छा गा क्यों सकती हैं? यानी आपका जो क्रेडिट है वो सारा मेरे पास है, वो आपने तो अपने ऊपर मेहनत की। यहाँ से हसद, जलन, दूसरों को कमतर फील कराना, बल्कि उनको कमतर शो भी करा देना। और हमारा फिर ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हम तब कामयाब होंगे जब हम दूसरे की सीढ़ी खींच लेंगे, उसको गिरा देंगे। फिर किसी और को छोटा जाहिर करके आप बड़े नहीं बन सकते। अगर आपने बड़ा बनना है ना, बड़े इंसानों की हिस्ट्री पढ़ के देखें, उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं जाहिर किया। वो एक दफा हकीम लुकमान के पता नहीं कोई ऐसे उनके पास कोई आया, तो उन्होंने कहा मैंने एक मोतबर शख्स से आपके बारे में बात सुनी है। उन्होंने कहा अच्छा, जो गीबत करता है वो मोतबर भी होता है। तो अगर आपने बड़ा इंसान बनना है, जो सलाहियतें आपके पास हैं उन पे काम करें। एडिशनल आपने कुछ सीखना है, आप उस पे वर्क कर सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं और आप अपनी जगह बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। हमारी हर फील्ड अच्छी है अगर आप होनेस्ट रहें, अगर आप मेहनत करें, अगर आप काम करें। जलन, हसद, स्पेशली मैं नौजवान बच्चे जो हैं यंगर एज, उनसे मैं ये कहूंगी कि इस चीज को न देखिए कि उनके पास क्या, आप ये देखिए आपके पास क्या। आप एक खुद बहुत बड़ी कायनात है, अल्लाह ताला ने आपको खुद बनाया है। ऐसे कैसे हो सकता है उस जैसी चीज पैदा कर दी हो? तो फिर आप कंपेयर क्यों करते हैं? जब ऑब्वियसली मैं आपको अपने साथ या खुद को किसी और के साथ कंपेयर करूंगी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जहां वो मेरे से ज्यादा अचीव कर चुके हैं। हो सकता है उसकी स्ट्रगल भी तो कुछ और हो। ये मुमकिन है कि मैं जब अपनी अम्मी के पास हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं 8 बजे उठ के यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, कोई पर्सन है जो सुबह 4 बजे स्टॉप पे बैठा हुआ है, मेहनत कर रहा है, 2 साल बाद 3 साल बाद अगर वो प्रमोट होता है तो मैं उसको देखूँ ये प्रमोट हुआ, क्या मैं उसकी बैक वो स्ट्रगल नहीं देख रही कि जब मैं 8 बजे उठ के यूनिवर्सिटी जा रही थी और वो 4 बजे स्टॉप पे बैठा गाड़ी का इंतजार कर रहा था। तो इस तरह से हमें हसद को खुद अपना मुहासबा करके इसको हम खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ ही मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत की तरफ से टूरिज्म के फरोग के हवाले से क्या इकदाम किए जाएं ताकि हमारे यहाँ जो है मुल्की सतह पर इस पर भी जो है वो मैं कहती हूँ कि लोगों के लिए भी आसानियाँ हो सकें? जी बिल्कुल, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए, कैंपिंग साइट्स बनाई जा सकती हैं, पब्लिक जो टॉयलेट वाशरूम है, ज़्यादातर एक एडवेंचर प्लेस पे जाते हैं तो बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जो हमारे आवाम है उनको भी चाहिए कि ऐसी जगहों पे जाए तो वहाँ गंदगी ना फैलाई जाए, उनका ख्याल रखा जाए। ये सस्टेनेबल टूरिज्म हमारे माहौल को जो है वो बरकरार रखी जाए।
और इस तरह जो हमारी हेरिटेज साइट है, लोग जाते हैं वहाँ पे कोई बैनर लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, हाँ। तो उसकी जो एक कदामत है वो भी मुतासिर होती है, जो उसका एक स्ट्रक्चर चला आ रहा है उसकी भी साख मुतासिर होती है। तो यही पैगाम दूंगा कि दूसरा हमारा एक 3 नवंबर को हम मुल्तान दिखाने जा रहे हैं। अच्छा। तो तमाम टूरिस्ट कम्युनिटी को कहूँगा कि मुल्तान आएँ और हमारे साथ देख लो, मुल्तान में शरीक हों। तो बहरहाल जो हमारी कोशिश है एक अवामी लेवल पे वो कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट भी ग्रेजुअली उस चीज़ों को तरफ आ रही है, वो प्रमोट कर रही है टूरिज्म। सही। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो है एक अपनी एक जिम्मेदारी जो है उसको भी हमें समझने की जरूरत है। हम अक्सर जो है जब भी हम टूरिज्म के हवाले से बात करते हैं, कहीं जाते हैं किसी भी जगह पर, तो वहाँ होता है कि गंदगी, साफ खूबसूरत जगह होती हैं और वहाँ जो है हम खाया पिया वहीं पर फेंक दिया और उसके बाद जो है उसमें मैं अर्ज करूँ हम अमली तौर पे करके दिखाते हैं। हाँ। साथ हम शॉपिंग बैग लेके जाते हैं, जहाँ भी हमने कैंप लगाया, जहाँ रुके, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसमें कलेक्ट करके उसको डस्टबिन में करके आते हैं और बाकायदा उसको फिर हम पिक्चराइज करके वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पर काम भी देते हैं, एक अवेयरनेस का आगाही भी देते हैं लोगों को। सही, चलेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो थोड़े इस हवाले से कि जो नौजवान सेहत की तरफ आना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप उनको क्या मैसेज, किस तरीके से वो अपने आप को जो है वो सिक्योर भी रख सकते हैं, कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए? जी देखें, पाकिस्तान हमारा सेहत के लिए काफ़ी पोटेंशियल है इसमें, किसी भी खिते में चले जाएं तो थोड़ी सी हिम्मत की, शर्म की, झिझक की ज़रूरत है, उसको दूर करें और निकलें। हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए, आगाही के लिए, जो हमसे हो सकता है लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इस तरफ लेके आ रहे हैं और काफ़ी जो है यूथ इससे जुड़ी है और एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। हाँ। तो आप निकलें और पाकिस्तान में एक अमन का पैगाम फरोग दें। सही, चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम एक तज़किया नफ्स की बात कर रहे टाइम महविश के साथ कि अपना भी एनालिसिस जो है वो करना बड़ा ज़रूरी है। लोग अपना एनालिसिस वैसे करते नहीं है, वैसे बड़ा कम होता है ये, इसलिए तो फिर हम डॉक्टर्स के साथ आई मीन ये कि फिर हमें इसलिए तो जरूरत पड़ती है ना कि हम इस तरह की नफसाती बीमारियों में इसीलिए मुब्तला होते हैं कि हम अपना तज़किया खुद नहीं करते, हम खुद को खुद ये चीज नहीं समझाते कि अगर उसके पास वो चीज है तो उसकी मेहनत से है वो। दूसरों की कामयाबी को आप सेलिब्रेट करें, उससे आपकी खुशियां बढ़ती हैं। अगर कोई और कामयाब हुआ है ना या किसी के घर कोई खुशी है तो आपकी खुशी बढ़ती है। ये तो वो हो गई इन चीजें कि महविश के ये तमाम चीजें अगर किसी के अंदर मौजूद हैं, क्या मतलब अब क्या क्या थेरेपीज होनी चाहिए, क्या आप समझती हैं, क्या इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे हम अपने आप को जो है वो बेहतरी की तरफ, जिस तरह से मैंने पहले भी बात की, खुद जो है एक अच्छी सोच के साथ चलें, एक मस्बत सोच के साथ, ताकि लोगों के लिए भी आसानियां हो सकें, हम अब खुद भी खुश रह सकें और हमारे से जुड़े लोग वो भी खुश रह सकें। सियाहत से बेहतरीन तो कुछ भी नहीं है। हाँ। इस चीज को तो मैं मानती हूँ कि सियाहत से बेहतरीन कुछ नहीं है। आप अपनी गैदरिंग अच्छी रखो, आप जहाँ बैठते हो आप अगर कोई मनफी आपके अंदर बात आ गई है, आपको पता चल जाता है। इंसान के ज़मीर की आवाज होती है, बहुत हल्की सी होती है लेकिन होती जरूर है वो। तो आपको पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये बुराई आ गई, अपनी गैदरिंग चेंज कर लो। सुनार के पास भी बैठ जाओ ना तो उसका कचरा भी बड़ा महंगा होता है। आप इतर वाली दुकान के पास भी बैठ जाओ, ना लो, खुशबू तो आ रही है आपके पास से, अपनी गैदरिंग चेंज कर लो। ऐसे लोग जो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएं, क्या अच्छे लोग नहीं हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी दुनिया बदल दें, आपको मुतमईन कर दें। जब आप खुद से मुतमईन हो जाएंगे, आपको अपनी काबिलियत पर खुद शनासी होगी, नहीं मुझे अल्लाह ताला ने इस कामयाबी या इस हुनर के साथ या इस सलाहियत के साथ पैदा किया है, मैं खुद अपनी जगह पर परफेक्ट हूँ। फिर आपको दूसरों से हसद नहीं होगी, फिर आपको जलन नहीं होगी। ये हसद और जलन जो है ये लालच ही है कि दूसरों के हक पर डाका डालना, फिर ये बीमारियां पैदा होती हैं। और एक्चुअली है क्या कि आप खुद को छोटा समझ रहे हो। सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम है ना आपकी, वो आपको ये करवा रही है कि नहीं वो आप मानते हो कि वो मेरे से अच्छा है, इसलिए तो आप उससे हसद कर रहे हो। इन सब चीजों से दूर हो जाए। अगर आप अच्छी गैदरिंग रखते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपके पास वैसे किस तरह के, अगर कोई इस तरह का चैलेंज आ जाए, कोई इस तरह का केस आ जाए, कैसे डील करती हो? पर्सनल, ये एक बड़ी पर्सनल सी बात है। मैं कभी भी किसी, मेरे सर्कल में कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो नेगेटिव बातें भी करे, क्योंकि हम देखें सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से। मैं किसी भी ऐसे पर्सन से कोई ताल्लुक नहीं रखती जो नेगेटिव हो, जो नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाए, जो दूसरों की खूबियों को छोड़ के उनकी खामियों पर नजर रखे। वो सिर्फ इसलिए कि पता भी नहीं चलता कि इंसान कब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
कब वो चीज सीख जाता है। मेरा ये मानना है आप दूसरे की खुशी को दिल से सेलिब्रेट करो, और यकीन करो मैं बहुत खुश रहती हूँ ये तो सिर्फ इस चीज से। सीरियसली कि नहीं, अगर वो है तो मुझे उसकी खुशी है, उसकी कामयाबी से मेरा तो कोई कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा वो कामयाब हो रहा है तो मैं नाकाम हूं, नहीं। ये एक दूसरे की जिद नहीं है कि वो कामयाब हुआ तो मैं नाकाम होगी, उसको रिस्पेक्ट हुई तो मैं नहीं, ऐसा मैं डी वैल्यू नहीं हुई। मैं डी वैल्यू तब होती हूँ जब मैं उसके साथ बुरा करने का सोचूंगी, करूंगी। और हमारा अमल जो है इसके अंदर बीज है। आप कहीं भी जाएं, आप नहीं बताएं कि आप एजुकेटेड पर्सन हैं या आप एक वेल मैनेड फैमिली से, आप जाके साइलेंटली बैठ जाएं, सामने वाला आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप हैं। बिल्कुल, ये हकीकत है। कोई बात तो है, कोई लैंग्वेज तो है जो कम्युनिकेट कर रही है। कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको बता देती है कि आप किस तरह आप क्या हैं, वो सब दिखता है। तो खुद को अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें अपने अंदर। अगर आपने हसद छुपा के ऊपर से जी जी कर रहे हैं तो वो भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो छुपा हुआ देखने वाली आंख देख लेती है, वो बिल्कुल ऐसी है। मैं भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताया भी सही, अपने एक्सपीरियंस आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने वीकेंड को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।